Hello, all of you. I am Neha Singh on the SST Funda platform of YouTube channel. I am here again with a new topic. This is the air of class 7, chapter 4th. So, today we talk about the air, and can we say the atmosphere, spheres of the atmosphere, composition of the atmosphere, and more details. Okay, so let's start with the chapter. We just read the lines to understand better and then explaining as much and as possible. So let's start with the first line. Our earth is surrounded by a huge blanket of air. It is called as a atmosphere. हम सब जानते हैं जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ एक कवर अप है, एक एनवलप जैसा पूरा कवर है और वो है एयर का, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एयर हमें पता है, हमने अपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है कि एयर एक कॉम्पोजिशन होता है जिसमें मैक्सिमम ऑफ वैरायटी ऑफ गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड एक्सेट्रा, वाटर वेपर्स होते हैं एंड देन एक्सेट्रा चीज़ें उसमें होती हैं. बट उनके साथ साथ एटमॉस्फेयर के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो एटमॉस्फेयर क्या है, सबसे पहले ये डेफिनेशन लर्न करना बहुत ज़रूरी है. ब्लैंकेट ऑफ एयर, एक पूरा जो हमारे चारों तरफ हमारी अर्थ को जिसने कवर अप कर रखा है, दिस इज कॉल्ड एज अ air atmosphere. All living beings on the earth depend on the atmosphere for their survival. जो जितने भी living beings हैं, including the plants, insects, birds, human beings, animals, जो भी living beings हैं, उनको जिंदा रहने के लिए उनको एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है फॉर देयर सर्वाइवल. इट प्रोवाइड अस एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज. इसके दो मेन वर्क हैं, दो मेन काम हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं. पहला तो हम इसे ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, एंड द सेकेंड इज़ कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से जो कि हमें सन से हमारे अर्थ पे आती हैं. ये जो एटमॉस्फेयर है उनकी लेयर्स हमें कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, अभी हम आगे पूरे चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में रीड करेंगे. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, अगर ये प्रोटेक्शन ना हो, एटमॉस्फेयर का जो ये ब्लैंकेट है, कवर अप है, ये ना हो, वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे. दिन के समय में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा अर्थ का, जैसे बाकी प्लैनेट्स पे होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि हम जिंदा ही नहीं रह सकते, हम जिंदा ऐसा जल जाएंगे तुरंत ही, इतना तेज़ हीट आता है. एंड ड्यूरिंग गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट, और हम जम जाएंगे रात के टाइम में, जैसे मून पे होता है. इतना ज़्यादा टेम्परेचर, वहाँ कोई एयर ब्लैंकेट तो है नहीं कि पूरा ऐसा कवर कर रखा हो एटमॉस्फेयर ने, तो वहाँ दिन में टेम्परेचर अबव 100 चला जाता है और नाइट में -100 में चला जाता है. तो क्या होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ज़्यादा ठंड. तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है हम उसको संभाल ही नहीं पाएंगे, हम उसको एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे और हम जिंदा नहीं रह सकते, हम सरवाइव नहीं कर सकते. तो सबसे पहला तो मेन चीज़ क्या है, दो चीज़ें हैं. पहला, ये हमें ब्रीथ के लिए नेसेसरी है, विदाउट एयर वी कांट ब्रीथ. एंड द सेकेंड थिंग इज कि ये एक टेम्परेचर मेंटेन रखता है जो कि अर्थ पे हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी है. So it is the mass of air that had made the temperature on the earth livable. So ये सबसे मैंने आपको बताया ज़रूरी काम क्या करता है, ब्रीथ का, और कैसे हम जिंदा रह सकते हैं उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है. कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन की कि कैसे बना है ये. कॉम्पोजिशन मीन्स है ना, कंपोज बाय दैट, दिस सॉन्ग बाय दैट. तो कोई गाना किसने कंपोज किया, तो कंपोज मीन्स बनाना, ठीक है. तो कैसे कंपोज किया गया है या हुआ है ये एटमॉस्फेयर. यहाँ हम सिर्फ एक एयर की बात नहीं कर रहे हैं ना, एक गैस की बात नहीं कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं. समझिएगा इस चीज़ को. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर. सबसे ज़्यादा अगर कोई गैसेस एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं तो वो टू गैसेस हैं, दीज आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें कि नाइट्रोजन भी और भी ज़्यादा है. ओके, एंड आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड द हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज. और बाकी नेक्स्ट जो भी गैसेस हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं लेसर क्वांटिटीज में. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टीनी डस्ट पार्टिकल्स
प्रेजेंट इन एयर। उसके साथ साथ टिनी पार्टिकल्स भी मिलते हैं हमें। एंड द पाई चार्ट गिव्स यू, ये देखिए आप पाई चार्ट में देख सकते हैं, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, एंड द अदर गैसेस का जो एक कम्बिनेशन है वो 0.04% है। आर्गन जो गैस है दैट इज 0.93%। तो इतने, कार्बन डाइऑक्साइड भी देखिए 0.03%। तो इतनी थोड़ी थोड़ी पॉइंट की जो मात्रा है उसमें ये बाकी गैसेस मिलती हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी हमें, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल जो हमारी गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो कौन सी है, तो दिस इज नाइट्रोजन एंड द सेकंड नंबर पे है ऑक्सीजन। देन परसेंटेज आर डिफरेंट टू कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। इनको बनाने के लिए अब हर चीज़ की हम मात्रा बराबर तो नहीं रखते ना, किसी चीज़ को बनाते हैं तो कोई चीज़ ज़्यादा लगती है, कोई चीज़ कम लगती है। इसी तरीके से जब एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन हुआ है तो उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे है, एंड आफ्टर दैट पॉइंट समथिंग में अदर गैसेज हैं। नाइट्रोजन इज अ मोस्ट प्लेंटीफुल गैस। प्लेंटीफुल गैस मीन्स बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है नाइट्रोजन इन द एयर। व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं, अंदर सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू अवर लंग्स। हमारे ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी लंग्स में नाइट्रोजन भी जाती है, एंड एक्सेल इट। लेकिन वो क्या होती है, जब हम एक्सेल करते हैं तो वो वापस से बाहर निकल जाती है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। ये हमारे लिए तो ज़रूरी उतनी नहीं है, बट द प्लांट्स नीड, लेकिन जो प्लांट हैं वो ग्रो करने के लिए उनको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब हमारी तरह एक्सेल इनहेल तो करते नहीं हैं प्लांट्स, तो वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। बैक्टीरिया दैट लीव इन अ सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट, जो पौधों के रूट होते हैं या सॉइल होती है जहाँ पे वो स्टैंड हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की, उसमें मिक्स करने की एक उनकी अपनी प्रोसेस होती है। ये आप साइंस में पढ़ोगे बहुत डिफाइनेशन में, कि वहाँ पे वो कैसे बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करते हैं रूट में, और उससे जो हमारे प्लांट हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फ्रॉम सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। वो नाइट्रोजन को एयर से लेते हैं और सॉइल के साथ उसको मर्ज कर देते हैं, कुछ ऐसा कंपोनेंट बनाते हैं जिससे प्लांट उसे यूज कर सकें। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल। अगर हम नेक्स्ट बात करें सेकेंड नंबर पे, मैंने आपको बताया 21% ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन, हमें भी और एनिमल्स को भी नीड है किसकी, ऑक्सीजन की। द एयर एज दे ब्रीथ, जिससे वो सांस ले सकें। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपने साइंस में पढ़ा होगा बहुत बार कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है, जिसमें क्या करता है कि जो हमारा प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, ग्रीन लीव्स हैं एक्चुअली, वो क्या करती हैं, सन रेज लेती हैं अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड, सन रेज, वाटर, और उनसे फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से वो अपना प्रोसेस करती हैं। तो इसलिए ये नेसेसरी है। ऑक्सीजन हमें कौन देता है, अगर हम देखें कन्वर्ट कौन कर रहा है, दीज आर द प्लांट्स। इन दीज वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कंस्टेंट। इससे क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन है उसका लेवल मेंटेन रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। आपने बार बार सुना होगा कि ट्रीज लगाने चाहिए हमें, है ना, हर जगह पौधे लगाने चाहिए, तो इसी वजह से कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहे। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। अगर हम पेड़ को सिर्फ काटते जाएंगे, जंगलों को काटते जाएंगे अपने काम के लिए, क्या होगा, ये जो हमारा एक प्रोसेस चल रहा है ना कि हम ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो वापस से हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा बैलेंस और हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर
इंपॉर्टेंट गैस। थर्ड नंबर पे आ गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस का जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अडॉप्ट करता है ग्रीन लीव्स प्लांट और फिर ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इसलिए थर्ड नंबर पे जो हमारे लिए सबसे यूजफुल गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग इनहेल और एक्सहेल क्या करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल जब निकालते हैं तो कौन सी निकालते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड। The amount of carbon dioxide released by the human and animal seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. अब हमने तो उसको निकाल दिया, बाहर एक्सहेल कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, हमने भी और एनिमल्स ने भी, और जो प्लांट्स हैं उन्होंने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया वापस से ऑक्सीजन में। तो ये बैलेंस मेकिंग चलता रहता है। The balance is upset by burning of fuels as coal and oil. इतनी ज़्यादा व्हीकल्स चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, कोल जलाते हैं लोग, घरों में खाना बनाते हैं या चीज़ें जला देते हैं बाहर, है ना, ऑयल से, पेट्रोल डीजल इन चीज़ों से गाड़ियाँ। तो सबसे ज़्यादा हम जो एनिमल्स और ह्यूमन जो ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, उससे क्या होता है, उससे तो एक बैलेंस बराबर रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कोल या पेट्रोलियम की तो या फ्यूल्स की अगर जो चलते हैं तो उनसे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही है। Then they add million of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. बिलियन ऑफ टन्स, अगर इसकी क्वांटिटी हम काउंट करें तो बिलियन ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड हर साल, एवरी ईयर, हमारे जो ये फ्यूल हैं, कोल हैं या ऑयल हैं, इनके थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट, जिसका अर्थ पे असर क्या पड़ रहा है कि हमारा जो वेदर है और क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। आइए जानते हैं कैसे। चलिए एक इस फोटोग्राफ को भी देख लेते हैं एक बार, इस पिक्चर को। रीड एंड पॉन्डर, इज ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस इशू इन टुडेज वर्ल्ड? रीड एंड पॉन्डर, पॉन्डर मीन्स रीड मीन्स पढ़ना एंड पॉन्डर मीन्स चिंतन करिए, सोचिए कि क्या सच में ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम पे हमारे लिए एक सीरियस इशू है, हमें इस पे कुछ काम करना चाहिए। बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं वो अक्सर कुछ ना कुछ इसमें निकालते हैं, जैसे आप इसी में हेडिंग आप देख सकते हैं, वार्निंग अनस्टॉपेबल, द साइंटिस्ट ऑफर वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या क्या हम कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। ओके, सो नाउ ये तो बात हो गई कि हमें कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। स्ट्रक्चर क्या है, बनावट, है ना, कैसे बना है ये एटमॉस्फेयर। आप ये पिक्चर भी देखते जाइएगा साथ में एंड देन हम रीड भी करते जाते हैं। Our atmosphere is divided into 5 layers. ये layers आपको लर्न करनी है और वो भी उन्हीं सीक्वेंस में जैसे ये हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इसको आप बाय पिक्चर लर्न करें तो ज़्यादा बेहतर है, आपको पिक्चर के थ्रू उनका जो एरिया है वो भी डिफाइन हो जाएगा और आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन सी लेयर के बाद नेक्स्ट कौन सी लेयर है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द डाउन साइड, जो हमारे अर्थ पे है, हमारे अर्थ की सरफेस पे है। सबसे पहले कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं इन स्फेयर्स को। ट्रोपोस्फेयर, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे लिए अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई इस स्ट्रक्चर में, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में कोई लेयर है तो वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इसकी अगर हम अर्थ के सरफेस से हाइट काउंट करें तो लगभग 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, हम जो सांस लेते हैं ना, जो ब्रीथ करते हैं, वो एयर हमें कहाँ मिलती है, वो हमें सिर्फ ट्रोपोस्फेयर पे मिलती है। इसीलिए आप देखिए अगर बहुत ज़्यादा जो एवरेस्ट पे चढ़ते हैं या जो लोग माउंट क्लाइंबिंग करते हैं, कहीं और थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हमें ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है।
इसी वजह से, क्योंकि सिर्फ जो हाइट है 13 किलोमीटर वहाँ तक ही हमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिल पाती है कि हम उसे इनहेल कर सकें। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म अकर दिस इन दिस लेयर। बाकी जितने भी फेनोमेना हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, है ना, वो भी इसी लेयर में हैं। मतलब हम ब्रीथ भी इसी में कर सकते हैं, हमारा जो रेनफॉल है, क्लाउड है, वो भी इसी लेयर में होता है, फॉग भी यहीं पे होता है, एंड हेल स्टॉर्म जो हेल्स गिरते हैं ना बारिश में, आपने देखा होगा बड़े बड़े से ओले से गिरते हैं, वो भी इसी लेयर में रहते हैं। मतलब ये हमारे क्या है, हमारे अर्थ के ग्रेविटी के बिल्कुल नज़दीक है, तो इसमें इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं जाती है। सो ट्रोपोस्फेयर आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कम टू द स्ट्रेटोस्फेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर सा है, क्या है, अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स। इसकी हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर्स की। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना। जितने भी वेदर फेनोमेना मैंने आपको क्या बताया, वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। मेकिंग कंडीशन ऑफ मोस्ट आइडियल ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ये सबसे ज़्यादा किस लिए यूज़फुल है, एरोप्लेन्स के लिए, या जो हमारे एरोप्लेन जो उड़ते हैं ना उसके लिए सबसे, क्योंकि क्लाउड्स नहीं मिलते हैं इनको वहाँ पे, ठीक है, कुछ भी वेदर फेनोमेना नहीं है, कुछ भी ऐसा परेशानी नहीं है, तो ये इजीली वहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर की मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं होता है, जिसकी वजह से जो प्लेन है, एरोप्लेन है, वो ईजिली यहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट फीचर इज स्ट्रेटोस्फेयर इज अ कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। यही वो लेयर है जिसमें ओजोन गैस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिससे कि जो सन रेज हैं, उनकी जो हार्मफुल रेज हैं, वो हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें स्ट्रेटोस्फेयर की क्या है, फर्स्ट इज कि ओजोन गैस है, एंड द सेकेंड इज कि यहाँ पे कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं है जिससे हम इजीली जो हमारे एरोप्लेन्स हैं वो यहाँ फ्लाई कर सकते हैं। वी हैव जस्ट लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट अस द हार्मफुल इफेक्ट। हम ऑलरेडी अभी पढ़ा है हमने इसके बारे में। नाउ वी कम टू द मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इज अ थर्ड लेयर, यू कैन सी हियर। This is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to 80 किलोमीटर। ये हमारी थर्ड लेयर है, ये 80 किलोमीटर तक अबव है, एंड द मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर एंड टर्निंग फ्रॉम द स्पेस। अगर कोई मेट्रॉइड, अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी, हमारे जो अर्थ है ना, सेलेस्टियल बॉडीज तो हमने पढ़ा था 6th क्लास में, क्या होती हैं, जो भी हमारे स्पेस में चीज़ें घूम रही हैं इधर उधर, है ना, कॉमेट्स हैं, या तो वो क्या है, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, अगर वो बॉडीज हमारे गुरुत्वाकर्षण जो हमारा ग्रेविटिकल फोर्स है उसके अंदर आ जाती हैं तो वो मेट्रॉइड्स हो जाती हैं। तो ये वो लेयर है जहाँ पे मेट्रॉइड्स मिलते हैं हमें, या बर्न अप होते हैं। ओके, तो मेसोस्फेयर क्या हमने इसमें क्या कौन सी चीज़ें सीखी हैं, ये 80 किलोमीटर का एरिया है, एक्सटेंड करता है, मेट्रॉइड्स बर्न होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेट्रॉइड्स जो है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में बर्न होते हैं, तो दिस इज द आंसर, मेसोस्फेयर में। ओके, नाउ थ्री लेयर्स हमने पढ़ ली। मेसोस्फेयर एक और इसका मोस्ट वो है, इसमें शायद नहीं दिया है, इट इज़ अ कोल्डेस्ट लेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर भी है। नेक्स्ट वी कम टू द थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली। देखिए कैसे होता है, मेसोस्फेयर तक तो ठंडा है, एंड आफ्टर दैट थर्मोस्फेयर में एकदम से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो हमारी सन रेज हैं वो ईजिली हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर पे पड़ रही हैं। तो थर्मोस्फेयर बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो राइज है, जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, इंक्रीजिंग हाइट, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फेयर इसी का पार्ट है, इसी लेयर का, कौन सी, थर्मोस्फेयर का। इट एक्सटेंड्स बिटवीन द 80 to 400 किलोमीटर। 80 किलोमीटर तक तो मेसोस्फेयर है, एंड देन 80 to 400 तक हमारी कौन सी लेयर है, हमारी है
थर्मोस्फेयर। दिस लेयर हेल्प टू रेडियो ट्रांसमिशन। ये जो आइनो वर्ड आप देख रहे हो ना, आइनो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रिक पार्टिकल की वजह से ही यहाँ पे हम रेडियो ट्रांसमिशन कर सकते हैं। जो सैटेलाइट से हमारा कनेक्शन होता है ना, सैटेलाइट जो स्पेस में है हमारे अलग अलग कंट्रीज़ के, उनके अगर हमको अगर ये लेयर नहीं रहेगी एटमॉस्फेयर की तो हम कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इसी लेयर के थ्रू हमारी जो इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्टेड जो इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, वो ट्रांसमिट होती हैं एक दूसरे के साथ। लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सो। एक्सो से आप ऐसे याद कर सकते हो एग्जिट, जो सबसे बाहरी चीज़ होती है। जब हमें बाहर निकलना होता है तो हम क्या करते हैं, एग्जिट। तो एक्सोस्फेयर मतलब जो सबसे लास्ट हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है उसको हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। दिस लेयर इज वेरी थिन। ये बहुत पतली सी लेयर है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोटेड इन स्पेस फ्रॉम हियर। यहीं से जो हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हमारी हल्की गैसें हैं वो स्पेस में मर्ज हो जाती हैं बाय दिस लेयर। चलिए लास्ट में ये सेशन अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं इस पार्ट को, एंड देन हम बात करेंगे वेदर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, एंड द एयर प्रेशर, विंड, इन सब के बारे में अपने नेक्स्ट पार्ट में। बट उससे पहले आप थोड़ा सा इस पिक्चर को एक बार देख लो। ये पिक्चर है, मैंने बताया आपको सबसे नीचे जो हमारा अर्थ सरफेस है वहाँ पे क्या है, ट्रोपोस्फेयर। एंड देन आप देख रहे हो ट्रोपोपॉज लिखा है। ट्रोपोपॉज मतलब जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर मिल रहे हैं, उस लाइन को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। देन ये लास्ट जो पॉइंट है जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है, पॉज मतलब क्या होता है, रोकना, स्टॉप। तो ट्रोपोपॉज जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर स्टॉप हो गई है। देन कम टू द स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड। इसमें भी देखिए स्ट्रेटोपॉज मतलब स्ट्रेटो लेयर जहाँ पे पॉज हो गई है, स्टॉप हो गई है। नेक्स्ट इज द मेसोस्फेयर, मेसोपॉज जहाँ पे मेसोस्फेयर स्टॉप हो गई है। एंड देन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर का कोई पॉज नहीं है। सो देयर इज अ मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज एंड ट्रोपोपॉज। आई होप ये चैप्टर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। देन हम इसके बारे में नेक्स्ट जो भी हमारे पॉइंट्स रिलीज रह गए हैं हम उनको बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।